हेलो गाइस और स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम है विकास शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कम्प्लेक्सिटी। जी हाँ। और कम्प्लेक्सिटी जो हमारा टॉपिक है वो ये एक डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक रहता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं गाइस कि जो कम्प्लेक्सिटी है वो सिर्फ दो फैक्टर के ऊपर हमारा डिपेंड करती है। एक रहती है टाइम और दूसरा रहता है स्पेस। कोई भी अगर सपोज कीजिए आप कोई भी या अल्गोरिदम या कोई भी प्रोसेस या कोई भी प्रोग्राम उसको रन करने के लिए दो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो रहते हैं कौन से? टाइम एंड स्पेस। ठीक है। इन दो फैक्टर के ऊपर ही हमारी अल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है। ठीक है। इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि एक अल्गोरिदम क्या चीज है, क्योंकि एक अल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्गोरिदम क्या होती है। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अल्गोरिदम क्या चीज है। जो गाइज जो स्टूडेंट है यहाँ पे जिनको नहीं पता है तो ध्यान से देखिएगा। एक डेफिनेशन यहाँ छोटी सी है। अब देखिए बहुत इजी सी है। एन algorithm is a finite step by step list of well defined instruction for solving a particular problem। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? अल्गोरिदम कुछ नहीं है गाइस, जस्ट एक क्या है, कुछ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है जो कि कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कैसे? सपोज कीजिए आपको क्या करना है। आपको मान लीजिए आपने एडिशन करना है। मान लो आपको एडिशन करना है, प्लस करना है आपको। तो प्लस करने के लिए हमारे पास हमको सी लैंग्वेज में प्लस करना है। ठीक है। अब सी लैंग्वेज में कैसे प्लस करें, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर विद उप्स के कॉन्सेप्ट भी पढ़े होंगे आपने। ठीक है। या पढ़ने वाले होंगे। ठीक है। तो अभी तो हम सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर का ये वाला पढ़ रहे हैं टॉपिक कम्प्लेक्सिटी। अब देखिए सी मैं सपोज कर रहा हूँ कि सी आपने पढ़ रखी होगी। अब सी आपने जब पढ़ रखी है क्योंकि तभी आप डेटा स्ट्रक्चर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, मुझे अगर सी में प्लस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे दो वेरिएबल लेने होंगे। ठीक है। मान लो ए लिया मैंने, बी लिया। ठीक है। ये मैंने ले लिया। और उसके बाद सबसे पहला जो परफॉर्म होगी, अब यहाँ पे देखिए। अब अल्गोरिदम में स्टेप बाय स्टेप अल्गोरिदम कैसे चलेगी। सबसे पहला जो स्टेप आएगा, अब यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा हमारा? वो रहेगा हमारा ए प्लस बी को जमा करना। ठीक है। और दूसरा क्या स्टेप रहेगा इसमें? दूसरा इसमें ये स्टेप रहेगा, जो ये रिजल्ट है ए और बी का वो किसी वेरिएबल में स्टोर करना। ठीक है। तीसरा क्या स्टेप रहेगा अल्गोरिदम का? तीसरा स्टेप रहेगा जो ये वाला सी है जिसमें रिजल्ट है वो हमारा क्या करना? वो प्रिंट कर देना। ठीक है। इस तरीके से ही हमारी सी का प्रोग्राम चलता है। बस यही क्या चीज है, यही हमारा एक सिंपल सा समझिए अल्गोरिदम है। यहाँ पे अल्गोरिदम के कितने स्टेप आए? तीन स्टेप आए। सबसे पहले जो हमने ए और बी था उसको हमने प्लस किया, फिर ए और बी का जो रिजल्ट था वो हमने सी में डाल दिया और सी को हमने तीसरे स्टेप में प्रिंट कर दिया। जस्ट यहाँ पे क्या हो गया, एक छोटी सी अल्गोरिदम चल पड़ी। और ये क्या चीज है आप देख सकते हैं, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस ये है। ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इसने लिखा है वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन। ये कुछ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस थी जो कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म हुई। ठीक है। और किस लिए परफॉर्म हुई है? कुछ जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास? जमा करने की, कि हमको प्लस करना था। और ये हमने क्योंकि उस प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है गाइस। अब आपका क्लियर हो गया कि अल्गोरिदम क्या चीज होती है। ठीक है। एन algorithm is a step by step list of well defined instruction for solving a particular प्रॉब्लम। ठीक है। यहाँ पे हमारा अल्गोरिदम तो हमको समझ आ गया कि अल्गोरिदम क्या होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए अल्गोरिदम कम्प्लेक्सिटी, जो कि हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक था अल्गोरिदम कम्प्लेक्सिटी। ठीक है। यही हमारा आज का टॉपिक है अल्गोरिदम कम्प्लेक्सिटी। ठीक है। चलिए समझते हैं अल्गोरिदम कम्प्लेक्सिटी को। अल्गोरिदम हम समझ गए। जो ये वाला हमारा टॉपिक है ये तो हमको क्लियर हो गया अल्गोरिदम। अब कम्प्लेक्सिटी हमको यहाँ पे समझना है एक्चुअली में कि कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ये वाला। चलिए ध्यान से समझते हैं फिर से एक बार। यहाँ पे देखिए छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत ही प्यार से समझेंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कम्प्लेक्सिटी नाम से कुछ लग ही रहा है यार, कुछ कम्प्लेक्स जैसा फंडा है यहाँ पे। ठीक है। कुछ जटिल, जटिल बोलते हैं ना कम्प्लेक्स। अब यहाँ पे देखिए कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड और स्पेस, टाइम एंड और स्पेस रिक्वायर्ड बाय
अल्गोरिदम। अब अल्गोरिदम हमने समझ लिया कि अल्गोरिदम क्या होती है। अब हमको कम्प्लेक्सिटी समझना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए दो फैक्टर है कम्प्लेक्सिटी की, अल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी के यहाँ पे दो फैक्टर है, जैसा मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में बताया था, टाइम एंड स्पेस। ठीक है, यही हमने लिखा था, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो अल्गोरिदम है हमारी, वो रन करने के लिए कितना टाइम ले रही है और कितना स्पेस ले रही है। जस्ट जो अल्गोरिदम है, जो हमारी छोटी सी अल्गोरिदम है, या हमारा सी का कोई भी प्रोग्राम है, या कोई भी कंप्यूटर का प्रोसेस है या प्रोग्राम है, ठीक है, उसको रन करने के लिए या कितना टाइम लगेगा और कितना स्पेस लगेगा, या कितना वो टाइम रिक्वायर्ड करेगी और कितना स्पेस रिक्वायर्ड करेगी। ठीक है, जस्ट इन दो फैक्टर के बीच में ही हमारी कम्प्लेक्सिटी निकलती है। ठीक है, समझ आ गया आपको कि एक अल्गोरिदम को रन करने के लिए कितना टाइम लगेगा। सिंपल सिंपल सा समझ लीजिए आप, यहाँ पे सिंपल सा समझ लेंगे, फिर से समझते एक बार। ठीक है, सिंपल सा समझते हैं। अब एक अल्गोरिदम को रन करने के लिए कितना टाइम लगेगा और कितना स्पेस लगेगा, जस्ट इतना ही रखिए आप ध्यान। अल्गोरिदम कम्प्लेक्सिटी क्या हुई, एक अल्गोरिदम को रन करने के लिए कितना टाइम लगेगा और एक अल्गोरिदम को रन करने के लिए कितना स्पेस लगेगा। बस हमारी कम्प्लेक्सिटी डन हो गई। अल्गोरिदम कम्प्लेक्सिटी भाई हम सीख गए, अल्गोरिदम भी सीख गए, अल्गोरिदम कम्प्लेक्सिटी भी सीख गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो मैंने बता दिया आपको, टाइम और स्पेस के ऊपर कम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है। अब यहाँ पे देखिए तो अल्गोरिदम जो कम्प्लेक्सिटी है वो कितने टाइप की हुई, कोई सिंपल सी बात है, ये तो हम समझ ही गए कितने टाइप की है। यहाँ पे हमने दो फैक्टर बता दिए हैं, पहला टाइम और दूसरा स्पेस। तो अल्गोरिदम कम्प्लेक्सिटी कितने टाइप की हुई, नंबर एक टाइम कम्प्लेक्सिटी हुई और दूसरी स्पेस कम्प्लेक्सिटी हुई, कि अल्गोरिदम को रन करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है और कितना स्पेस चाहिए। बस सिंपल, ठीक, कोई लंबी बात कुछ नहीं थी भाई। चलो ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट हम ये वाला समझेंगे, टाइम कम्प्लेक्सिटी। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर स्पेस वाले को समझेंगे, बहुत ही आसानी से समझेंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, स्कूलों में कॉलेज में पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं, वो नहीं पता, हम तो भाई यही समझेंगे विकास यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या समझना है, हमको समझना है टाइम एल्गोरिदम कम्प्लेक्सिटी, टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी, दो बनती है कम्प्लेक्सिटी। अब सबसे पहले हम टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। ठीक है, टाइम तो आपको पता रहेगा कि टाइम क्या होता है। ठीक है, टाइम पता है, कम्प्लेक्सिटी पता है, बस निकल गई, आप तो समझ गए। चलो फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है गाइस, यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन है, बस आराम से समझेंगे, इसको रट्टा नहीं मारेंगे, समझेंगे क्या बोल रहा है। टाइम कम्प्लेक्सिटी इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, हमको लेना देना नहीं। अब देखते हैं आगे। टाइम कम्प्लेक्सिटी इज अ कॉन्सेप्ट डेट डील विद क्वांटिफिकेशन। वाह, इतना बड़ा पता नहीं क्या लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई बात नहीं, समझेंगे। ये ऐसे ऐसे जो शब्द आते हैं इनको छोड़ देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लिखना ही नहीं चाहिए। क्यों लिखना, ये डराने के लिए लिखी होती है ये चीजें, खत्म करो इसको, यहाँ हमको लिखना ही नहीं, को पढ़ना ही नहीं है, हमको सिर्फ समझना है। ठीक है, ये जो भारी भरकम शब्द है इनको हमने डालना ही नहीं अपने दिमाग में। अब देख ली टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या कॉन्सेप्ट है, जो डील करता है किसके साथ, द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ टाइम, द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाई सेट ऑफ कोड या अल्गोरिदम टू प्रोसेस और रन अ फंक्शन। ठीक है गाइस, यही तो मैंने आपको बताई थी। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हुआ कि एक फंक्शन को, सॉरी, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, किसी सेट ऑफ कोड को, या आप उसको अल्गोरिदम भी बोल सकते हैं सेट ऑफ कोड को, ठीक है, या किसी अल्गोरिदम को या सेट ऑफ कोड को या किसी प्रोग्राम को या किसी प्रोसेस को रन होने के लिए कितना अमाउंट ऑफ टाइम लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। आ गया समझ में, एक बार फिर से समझे, फिर से समझते हैं, दूसरे कलर में समझते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाई सेट ऑफ कोड और अल्गोरिदम टू प्रोसेस और रन एज अ फंक्शन। ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, किसी भी अल्गोरिदम को या किसी भी प्रोसेस को या किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी सेट ऑफ कोड को
फंक्शन करने के लिए, रन करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ टाइम लिया जाता है, उसको हम टाइम कम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा था यार। ठीक है, डन। चलो एक थोड़ा इसका एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, डरना नहीं है, डरना नहीं है। सबसे पहली बात देखो यार, ये क्या आ गया, ये तो कुछ आ गया, ये तो बड़ा लफड़ा है। नहीं समझ, हमने समझना है, डरना नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ ना, मैं बैठा हूँ, टेंशन वाली बात नहीं। टाइम कम्प्लेक्सिटी का ये एग्जाम आप तो समझ गए, आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है। क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम, अल्गोरिदम या प्रोसेस को रन करने के लिए कितना टाइम लिया जाता है, उसको हम टाइम कम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। ठीक है, डन। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, एक सी का प्रोग्राम लग रहा है ना। हाँ, सी का प्रोग्राम है, ये भी एक सी का प्रोग्राम। ये नंबर एक प्रोग्राम है, ये नंबर दो प्रोग्राम। अब ये लिया क्यों है यार, ये क्या है, कोई बात नहीं, समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये आई इक्वल टू 1 लिया है, ये व्हाइल लूप लिया गया है यहाँ पे, है ना। ये आई पहले डिक्लेयर किया, आई का लूप 10 तक चला लिया। समझेंगे, डरेंगे नहीं, मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। हम प्रोग्राम नहीं पढ़ने वाले इसमें, ये तो आपने सी में पढ़े रहेंगे। अगर आपने ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है, तो सी के ट्यूटोरियल बने पड़े हैं मेरी प्लेलिस्ट में, जाके आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ए 5 है और सी को क्या किया गया है, यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा। आई और जो आई है हमारा, वो 10 तक चलेगा और ए के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। ए कितना है, 5 है, और यहाँ पे जो सी है उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया। तो ये क्या होगा एक्चुअली में, ये 5 एक 5 का पहाड़ा, ठीक है, ये 5 का टेबल हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, 5 का पहाड़ा बोलते हैं ना, ये 5 का टेबल यहाँ पे प्रिंट होगा। और सेम टू सेम इसमें भी यही है, यहाँ पे भी 5 का टेबल प्रिंट होगा। 5 का टेबल प्रिंट करेंगे हम सी में, तो हम ये वाला कोड लिखेंगे, या आप ये वाला कोड भी लिख सकते हैं, या आप ये वाला कोड भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस तरीके से भी चलता है, इस तरीके से भी चलेगा। कई तरीके हैं, कई वे है करने के, कोई भी लॉजिक लगाओ, ठीक है। बट इसमें डिफरेंस क्या आता है, इसमें डिफरेंस जस्ट एक आता है गाइस, टाइम कम्प्लेक्सिटी का। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे देखिए कितनी कोडिंग हुई है। ठीक है, सिंपल देखिए, यहाँ पे एक लाइन लगी है, दूसरी लाइन लगी है, यहाँ पे तीसरी लाइन है, ये वाली चौथी लाइन है, पांचवी लाइन है, छठी लाइन है। वाह, 6 लाइन है। अब यहाँ पे कितनी लाइन है, यहाँ पे 5 का टेबल प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, 5 लाइन और 6 लाइन। अरे यार, हुआ क्या, 6 की 6 लाइनें यहाँ पे भी है, 6 की 6 लाइनें यहाँ पे भी है। ठीक है, फिर इसमें डिफरेंस कहाँ पे आया, आया गाइस एक जगह पे आया, टाइम में आया। टाइम में हमारा यहाँ पे फर्क आ गया। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे आया। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे इसको, ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, ये वाली लाइन हमारी कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, आप ये देखिए। ठीक है, ये हमारी 10 बार एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, क्योंकि 10 बार चलेगा लूप। और ये वाले कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, 10 बार नहीं, 11 बार, क्योंकि 10 बार तो प्रोग्राम चलेगा और 11वीं बार क्या होगा, लूप के बाहर एग्जिट हो जाएगा, यहां से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला कितनी बार चलेगा, फिर से 10 बार। ये वाला कितनी बार चलेगा, 10 बार। और ये वाला कितना चलेगा, 10 बार। और ये वाला कितनी बार चलेगा, 10 बार। तो ये कितनी बारी चला हमारा प्रोग्राम, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बारी चला प्रोग्राम। 10, 20, 30, 40, 50 और 11। ठीक है, 51। ठीक है, सपोज कीजिए कितनी बार चला, 51। मान लो इसको कितने बार चलना पड़ा, 51 बार। या आप ये देख सकते हैं कि 51, मान लो एक लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए 1 सेकेंड लगता है, तो पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगता है, 51 सेकेंड हमारे लगते हैं। ठीक है, डन हो गया। यहाँ पे कितना टाइम लगता है, 51 सेकेंड हमारे लगते हैं। अब आगे देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ए ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, एक बार। ठीक है, ये कितनी बार होगा, 10 बार। ये वाला कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, सिंपल सी बात है, 11 बार। ये वाला 10 बार, 10 बार और 10 बार, क्योंकि ए तो क्या हो गया, एक बारी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, बाहर कर दिया ना तभी डिक्लेयर, क्योंकि ए की कीमत अब आ गई है। अब यहाँ पे देखिए 10, 20, 30, 40। ठीक है, 40 और 11, सॉरी 10, 20, 30, 40, 40 और
40 और 40 और 11 कितनी हुई? 51। 51 और एक ये 52। ठीक है, ये कितनी बार चलेगी हमारा प्रोग्राम? ये चला हमारा 10 20 30 40 50 51 बार। ठीक है, ये 51 टाइम्स लगा। और ये वाला कितना लगा? 10 20 30 40 50 60, सॉरी 60 टाइम्स। ठीक है, इसको रन होने के लिए हमारा 60 मतलब कि पूरा 1 मिनट लग गया। और इसको रन करने के लिए कितना लगा? सिर्फ 51 सेकेंड लगे। ठीक है, तो यहां से हमारी ये टाइम कम्प्लेक्सिटी निकलती है। अब देखिए, एक प्रोग्राम को रन करने के लिए, यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करने के लिए एग्जाम्पल के लिए इसको 1 मिनट लगा, और इसको रन करने के लिए सिर्फ 50 सेकेंड लगे। 50 सेकेंड मतलब कि 10 सेकेंड 1 मिनट से कम लगे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें 10 सेकेंड का यहीं पे ही टाइम कम्प्लेक्सिटी का फर्क पड़ गया। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा? आप बोलेंगे यार इससे फायदा क्या होगा? ठीक है, अब फायदा मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है। ठीक है, आपके पास एक कंप्यूटर है। ठीक है, आप उसको बूट करते हैं। आपको बूट करना है वो कंप्यूटर। ठीक है, अगर जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं तो बूटिंग करने के लिए, अब यहाँ पे देखिए जो इंस्ट्रक्शन लगी होगी वो तो यही इंस्ट्रक्शंस लगी होगी, ऐसी बनी होगी कुछ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब एक जो इंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से लिखी है कि बूट करने के लिए 2 मिनट लगता है, और एक इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से लिखी है कि बूट करने के लिए सिर्फ 15 सेकेंड लगते हैं। तो आप कौन सा कंप्यूटर लेना चाहेंगे? सिंपल सी बात है, ये वाला जो कि 15 सेकेंड वाला लगे, ना कि 2 मिनट वाला। इतना टाइम तो वैसे भी है भी नहीं किसी के पास, है ना? अब आप समझ गए कि कितना कितना ज्यादा डिपेंड करता है ये टाइम कम्प्लेक्सिटी किसमें? एल्गोरिदम में। इसी से ही जो कीमत बनती है वो इसी की बनती है, क्योंकि टाइम है नहीं किसी के पास आजकल। ठीक है, जितना जल्दी जो चीजें परफॉर्म हो वही चीज बंदा ले लेता है कि यार ये तो जल्दी, ये वाला कंप्यूटर तो जल्दी बूट हो रहा है, इसको ले लेते हैं। उसके पीछे क्या एल्गोरिदम है, कुछ इंस्ट्रक्शन है जो परफॉर्म कर रही है, और इंस्ट्रक्शन की क्या है? टाइम कम्प्लेक्सिटी भी तो है। ठीक है, अब किस तरीके से आप उस कोड को लिखोगे, कितने कितनी अच्छी तरह से लिखोगे कि कम से कम टाइम लगे उस एल्गोरिदम को परफॉर्म होने के लिए, क्योंकि कीमत भैया उसी की बनती है। ठीक है, उसकी नहीं जिसकी टाइम ज्यादा लगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम कम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया गाइस आपको? समझ आना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखिए स्पेस कम्प्लेक्सिटी। अब सेकंड हम क्या करते हैं? स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारी एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी थी वो कौन सी होती थी? टाइम कम्प्लेक्सिटी, और दूसरी स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, एक बार पीछे चल पड़ते हैं, कहीं आप भूल ना गए हो। ये देखिए एल्गोरिदम कम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये दो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, स्पेस कम्प्लेक्सिटी की ओर चलते हैं। ठीक है, ये आ गया स्पेस कम्प्लेक्सिटी। अब यहां से फिर से एक बारी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज अ प्रोग्राम इज द मेमोरी दैट इट नीड्स टू रन टू कंप्लीशन। यही मैंने आपको बताया था। स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी सेट ऑफ कोड को, किसी भी एल्गोरिदम को कंप्लीट होने के लिए, परफॉर्म करने के लिए कितनी मेमोरी की नीड होती है, कितनी मेमोरी वो ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेस कम्प्लेक्सिटी कहते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। फिर से देखो इतने बड़े बड़े कोड आ गए, ये इतना बड़ा कोड आ गया, इतना बड़ा कोड आ गया, यार क्या है ये, छोड़ दो, दूसरे यूट्यूबर के पास चलो। नहीं यार रुको, टेंशन मत लो, समझाता हूं ना। अब स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक प्रोग्राम उठाया हुआ है मैंने, जिसमें क्या किया हुआ है? स्वैपिंग वाले, ये दोनों देखिए स्वैप हो रहे हैं। ठीक है, स्वैपिंग आपने सी में की होगी, क्योंकि मैं फिर से सपोज ये करके चल रहा हूं कि आपने सी लैंग्वेज कर ली होगी। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? स्पेस हो रहा है, क्योंकि यही वाले प्रोग्राम जनरली करते हैं कॉलेजेस में। ठीक है, स्वैपिंग का प्रोग्राम किया होगा। सिंपल सी बात है, स्वैप क्या होता है कि ए में क्या लिया? ए में 2 कर लिया, बी में 4 है, तो अब क्या करें? स्वैप करके ए में 4 आ जाए और बी में 2 रह जाए। ठीक है, ये होता है स्वैप, उल्टा फुल्टा करना। स्वैप का मतलब क्या? उल्टा फुल्टा करना। ठीक है, ये हो गया, ये होगी स्वैपिंग। ए 2 था, बी 4 था, अब स्वैप करके क्या हो गया? आफ्टर स्वैपिंग ए 4 हो गया, बी 2 हो गया। अब देखो इसको करने के लिए भी हमारे पास दो तरीके हैं। कॉलेजेस में भी यही दो तरीके बताए जाते हैं। एक कौन सा तरीका होता है कि विद थर्ड वेरिएबल, कि एक तीसरा वेरिएबल लो टेम्प नाम का,
और उसके थ्रू स्वैपिंग परफॉर्म कर लो, ऐसा कुछ लॉजिक रहता है। एक दूसरा फंक्शन रहता है कि विदाउट थर्ड वेरिएबल आप स्वैपिंग करो, तो हम दो वेरिएबल लेते हैं और उसका कुछ लॉजिक ऐसे रहता है, प्लस माइनस के थ्रू हम स्वैप कर देते हैं, दोनों में स्वैप हो जाता है और दोनों में रिजल्ट सेम निकल जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है, आपने परफॉर्म किया रहेगा। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस कहाँ पे आया इन दोनों में? हाँ जी, डिफरेंस आया किसका? स्पेस कम्प्लेक्सिटी का। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे इंटीजर ले रखा है डेटा टाइप। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप ले रखा है। अब इंटीजर डेटा टाइप में कितने वेरिएबल लिए हुए हैं? 1 2 3। और इंटीजर का साइज कितना होता है? इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट्स। 4 बाइट रहता है, 4 बाइट, BYTES वाला बाइट्स। ठीक है, 4 बाइट का हमारा एक इंटीजर रहता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हुए हैं। 3 का मतलब किया हुआ 4 गुना 3 इक्वल टू 12। मतलब कि यहाँ पे मेरा कितना साइज लगा डेटा टाइप का? 12। कितना साइज लगा गाइज? यहाँ पे मुझे 12 बाइट का स्पेस मेरा यहाँ पे लगा, 12 बाइट्स का। ठीक है, डन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इंटीजर लिया हुआ है, बट यहाँ पे वेरिएबल कितने लिए हैं? 2। और इंटीजर का साइज कितना होता है? 4 बाइट्स, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे 2 है तो 4 गुना 2 तो कितना हुआ ये? 8। मतलब कि इसमें कितना स्पेस लगा? 8। यहाँ पे 12 स्पेस लगा, यहाँ पे कितना लगा? 8 स्पेस। 8 बाइट्स का स्पेस इस प्रोग्राम को रन करने के लिए लगा, और इस प्रोग्राम को रन करने के लिए 12 बाइट्स का स्पेस लगा। तो कौन सा अच्छा प्रोग्राम हुआ? बेटर कौन सा हुआ? सिंपल सी बात है, ये वाला प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम बेटर, क्योंकि इसमें कम टाइम लगा, कम स्पेस लगा ना इसमें। अब फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि यार स्पेस का क्या फंडा होता है। ठीक है, स्पेस तो आप सभी को पता होगा कि स्पेस की कितनी नीड होती है। अगर आपने कंप्यूटर ही लिया हुआ है, कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हैं, तो आप देखते हैं कि रैम आपके पास कितनी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, 4 GB 8 GB 12 GB जितनी भी है। ठीक है, फोन अगर आप लेते हैं, फोन बोलते हैं अब कि यार 4 GB की रैम तो होनी चाहिए, 8 GB की रैम तो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? ठीक है, इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास स्पेस खाली रहेगा, उतनी अच्छी तरीके से आपके प्रोग्राम रन कर पाएंगे। आप गेम भी खेल पाएंगे, साथ के साथ आप गाना भी लगा पाएंगे, साथ के साथ ही आप कुछ और काम भी कर पाएंगे, नेट भी चला पाएंगे कुछ साथ साथ में। ठीक है, मान लो अगर आपकी स्पेस रैम 512 हो गई, तो आपका जो प्रोग्राम है वो रन करने के लिए तड़पेगा। तड़पेगा क्यों तड़पेगा? क्योंकि अगर स्पेस ही एक प्रोग्राम का कितना होगा? 600 MB का होगा, 512 की तो मेमोरी है। ठीक है, तो उस प्रोग्राम को क्या होगा? वो कुछ आराम से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसी तरीके से ही ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी हम प्रोग्रामर को ध्यान में रख के करनी पड़ती है कि कम से कम स्पेस ले, ताकि हर जो यूजर है उसकी नीड को पूरा कर पाए। ठीक है, हमको कम से कम स्पेस लेना चाहिए होता है अल्गोरिदम को रन करने के लिए, और कम से कम टाइम देना। ऐसा कुछ अल्गोरिदम लिखो आप जिससे स्पेस भी कम लगे और टाइम भी कम लगे, तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो। बस यही बताया गया है किसमें? कम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, तभी इसको बोलते हैं कम्प्लेक्सिटी। डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और तभी इसका नाम दिया गया है कम्प्लेक्सिटी, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ बिटवीन अल्गोरिदम। आई थिंक आप अब डेटा स्ट्रक्चर का जो हमारा ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था कम्प्लेक्सिटी, इसके बारे में आप कंप्लीट समझ चुके होंगे। आई थिंक आपको अब कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है गाइज, अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देख रहे होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट विकास यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।